हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री काशी चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि हम जो है लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री की जो वैकेंसी आई है उसके लिए पेपर 2 की जो तैयारी है सिलेबस के अकॉर्डिंग हम उसकी तैयारी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हमारा गैसेस स्टेट का पहला लेक्चर होगा। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं दो तीन बातें बताऊं। जैसे कि मैंने हमारा जो ये मेथड रहेगा पढ़ाने का, मेरा जो मेथड रहेगा पढ़ाने का, मैं इसी तरीके से पीडीएफ से आपको जो है लेक्चर का नोट्स प्रोवाइड करूँगा और साथ ही साथ इसी पीडीएफ के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगा। और दूसरी बात यह है कि जितने भी आपके दोस्त बंधु हैं जो ग्रेजुएट हैं, केमिस्ट्री से ग्रेजुएट किए हैं और लैब असिस्टेंट भरने की सोच रहे हैं, तो उनको आप बताइए कि केमिस्ट्री काशी चैनल पे जो है लैब असिस्टेंट की तैयारी पेपर 2 की करवाई जा रही है। तो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है गैसेस स्टेट। तो गैसेस स्टेट को पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि मैटर, भाई मैटर क्या होता है ना। मैटर वो सारा चीज़ होता है जिसके अंदर एक फिक्स्ड मास होता है और वो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, तो उसे हम कहते हैं मैटर। जैसे एक आइस, एक पत्थर या फिर जो हवा है। अब इसमें क्या होता है, कुछ मास होता है और वो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, दैट मीन्स ये मैटर होते हैं। तो मैटर को हम डिफाइन दो तरीके से करते हैं, पहला स्टेट के थ्रू और दूसरा फेज के थ्रू। तो स्टेट हम किसे कहते हैं ना, स्टेट तब हम बता पाएंगे जब किसी दो पार्टिकल्स या फिर पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन होता हो, तब हम उसे स्टेट बोलेंगे। और फेज हम किसे बोलेंगे ना, जब कोई भी दो पोर्शन या फिर दो तीन चीज़ों को जो है हम फिजिकली देख करके बता पाएँ कि हाँ ये जो है दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसे हम फेज बोलेंगे। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर, ये आप दो कंटेनर देखिए। इस पहले वाले कंटेनर में मैंने H2O और शुगर लिया है। अभी आप जानते हैं शुगर कौन से फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, और H2O लिक्विड फॉर्म में होता है। अब ये दोनों को जब हम मिला देंगे, दोनों को मिलाने के बाद हम क्या देख करके ये पता कर पाएंगे कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं या फिर सेम ही चीज़ें हैं। हम बता नहीं पाएंगे कि यहाँ पर चीनी भी है, चीनी है कि नहीं बोल करके, हमें पानी जैसा ही लगेगा। इसका मतलब अगर देख करके हम क्या डिस्टिंक्ट नहीं कर पाएंगे, अंतर नहीं बता पाएंगे, इसका मतलब जो है इसका फेज कितना है, इसका फेज है 1। लेकिन मिलाने से पहले वो H2O और जो शुगर था, H2O था लिक्विड फॉर्म में और शुगर जो था सॉलिड फॉर्म में। इसका मतलब इसका स्टेट जो हो गया, ये स्टेट कितना, ये स्टेट हो गया 2 इसका। उसी तरीके से ये एग्जाम्पल को देखिए जिस पे हम क्या कर रहे हैं, ऑयल और वाटर को मिक्स कर रहे हैं। अभी ऑयल और वाटर दोनों का स्टेट क्या है, दोनों लिक्विड स्टेट में ही हैं। इसका मतलब इसका जो स्टेट होगा 2, लेकिन उसको मिलाने के बाद अगर हम कुछ देर सेक करने के बाद छोड़ देंगे वैसे, उसके बाद क्या होगा, हम फिजिकली देख करके क्या हम पता कर पाएंगे कि ये ऑयल है और ये वाटर है। हाँ, हम डिस्टिंक्ट तो कर पाएंगे, ये वाटर है और ये ऑयल है, तो हम बता देंगे कि ये जो है क्या है, इसका फेज जो है ये 2 है। इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो आगे हम आते हैं स्टेट पर। अभी स्टेट को और फर्दर दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, पहला फिजिकल स्टेट, दूसरा केमिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में 3 चीज़ें आती है, पहला सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो मेनली हम यहाँ पर जो है गैसेस स्टेट को स्टडी करने वाले हैं, तो पहले हम गैसेस स्टेट को ही पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो एक सवाल है कि ये जो भी स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस, ये कैसे डिसाइड करता है कि ये सॉलिड होगा, ये लिक्विड होगा या फिर गैस होगा। तो इसको डिसाइड करता है ये फोर्स। और तो अभी फोर्स भी किस तरीके के फोर्स होते हैं, जो फोर्स होते हैं मेनली 2 तरीके के यहाँ पर फोर्स काम करते हैं, पहला अट्रैक्शन फोर्स, दूसरा रिपल्सिव फोर्स।
तो अट्रैक्शन फोर्स के बारे में हम बात करते हैं। अभी अट्रैक्शन फोर्स जो होता है ये इंट्रामोलिकुलर होता है और इंटरमोलिकुलर होता है। दो तरीके के ये फोर्स होते हैं, एक इंट्रामोलिकुलर एक इंटरमोलिकुलर। तो इंट्रामोलिकुलर हम किसे कहते हैं? इंट्रामोलिकुलर जब किसी एक मॉलिक्यूल में, जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के बीच में क्या क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो अभी कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच जो एक बॉन्ड बनता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच ही, मतलब एक जो इंटरेक्शन होता है जिसे हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं, वही होता है इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन। ठीक है, लेकिन इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन क्या होता है ना, मान लीजिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, देखिए H2O के मान लीजिए एक मॉलिक्यूल्स हम ले रहे हैं और यहाँ पर H2 के एक मोल्स, अलग अलग, दो अलग अलग जो मोल्स हम लिए हैं, तो अब उनको क्या है कि अगर एक जगह पर रखें तो आपस में वे दोनों क्या है, जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो H2O, एक H2 के मोल्स और दूसरे H2 के मोल्स जब आपस में जुड़ जाते हैं तो ये होता है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। और रिपल्सिव फोर्स क्या होता है ना, रिपल्सिव फोर्स को डिफाइन किया जाता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी के थ्रू, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के थ्रू। ऐसे तो रिपल्सन का जो सीधा सा मीनिंग होता है आपस से दूर जाना, मतलब अपने आप से दूर जाना, मतलब किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अगर है उससे दूर जाना, वो होता है रिपल्सन। तो इसीलिए उसको डिफाइन किया जाता है किसके थ्रू? एवरेज काइनेटिक एनर्जी के थ्रू, जिसको हम थर्मल एनर्जी भी बोलते हैं। इस एग्जाम्पल को देखिए, जिसमें ए एक एटम है, बी एक एटम है, दोनों वो बंधा हुआ था, लेकिन अब क्या है, दोनों के ही दोनों जो पार्टिकल्स अभी ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो ये हुआ रिपल्सिव फोर्स। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होता है, इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी का 3/2 RT। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 RT। मतलब जो थर्मल एनर्जी होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? टेम्परेचर का। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? टेम्परेचर का। तो ये हुआ फोर्सेस। तो अभी हम बात करते हैं इस इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में कि कितने तरीके के इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो इंटरमोलिकुलर फोर्स में पहला जो फोर्स आ गया लंडन फोर्सेस, जिसको डिस्पर्सन फोर्सेस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या होता है ना, ये साइड में देखिए आप, ए और बी दो एटम है। पहला एटम ए जो है वो क्या है, और एटम बी जो है, ये दोनों का चार्ज क्या है? सिमेट्रिकल है। ये दोनों आपस में सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का क्या मतलब होता है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये सेम है, ए में भी और बी में भी। तो अब इसके बीच में कोई अट्रैक्शन होगा क्या? इस केस में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि किसी भी कारणवश या फिर मॉलिक्यूल का मोशन की वजह से, सॉरी एटम की मोशन की वजह से, अगर ये जो एटम ए है, अगर इसकी मोशन की वजह से अब उसमें क्या होता हो, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन माने वो अनसिमेट्रिकल हो जाता हो अगर, तो इस केसेस में क्या होगा ना, जो बी के साथ माने बी जो उसके पास में है, इसको भी अनसिमेट्रिकल चार्ज में इंड्यूस करवा देगा, माने उसको उत्पन्न करवा देगा, उसके अंदर भी जो है चार्ज का अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंड्यूस हो जाएगा। तो इस केसेस में क्या होगा, इस केसेस में दोनों में ही एक अट्रैक्शन होगा। तो इस अट्रैक्शन को हम बोलेंगे क्या? डिस्पर्शन फोर्सेस या फिर लंडन फोर्सेस। तो इसका जो इंटरेक्शन एनर्जी या फिर जो एक्टिवेशन एनर्जी, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी होती है r⁶ के। तो ये हमें जो है याद रखने पड़ेंगे। एग्ज़ाम में मे बी इस तरीके के क्वेश्चन दे कि लंडन फोर्सेस जो होता है इसका एक्टिवेशन एनर्जी कितना होता है, और इस केसेस में ये जो है दे दे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हमें याद करके रखना पड़ेगा। अब आगे आते हैं, आगे है डायपोल फोर्सेस। तो डायपोल फोर्सेस क्या होता है ना, डायपोल फोर्सेस में नाम से पता चलता है कि अगर दो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो दोनों में ही परमानेंट डायपोल होने चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए हम HCl को कंसिडर किए हैं, तो HCl में
H और जो Cl होता है, Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इसका मतलब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगा वो अपने ओर खींचेगा। तो यहाँ पर अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, मतलब परमानेंट डाइपोल होगा। तो इसी तरीके से इस वाले HCl पर भी ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर नजर आएगा। तो दोनों में परमानेंट डाइपोल होते हैं और इसी दोनों के बीच अब जो इंटरेक्शन होगा, इस इंटरेक्शन को हम बोलेंगे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। और इसकी जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है, इंटरेक्शन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द r⁵ होती है। ये कब न, जब स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल हो, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द r⁶ होती है। ये कब, ये होती है रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल के टाइम में। तो यहाँ पर शायद आपको थोड़ी सी कम कम नज़र आ रही हो, मैंने छोटा लिखा है, तो आप थोड़े से जूम करके, अच्छा जूम तो होगा नहीं, लेकिन आप थोड़े से जो है वीडियो की क्वालिटी बढ़ा करके आप इसे देखिएगा। अब थर्ड पॉइंट आता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। मतलब कोई एक जो होगा जिस पर परमानेंट डाइपोल होगा और दूसरा जो होगा नॉन पोलर होगा, और उस पर क्या है, उसको पोलैरिटी, मतलब उसको इंड्यूस किया जाएगा। मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे HCl है, अब HCl में क्या होता है, परमानेंट डाइपोल होता है, क्योंकि क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है और ये हाइड्रोजन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। तो इसी वजह से ये तो डाइपोल है, परमानेंट डाइपोल इस पे है, लेकिन उसके साथ जो मॉलिक्यूल्स है ये क्या है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब अगर हम दोनों को साथ में लाते हैं तो इस मॉलिक्यूल्स की वजह से इस वाले मॉलिक्यूल्स में जो डाइपोल मोमेंट होगा इसको इंड्यूस कर देगा। ये देखिए, मतलब चार्ज का जो अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ये इसका इंड्यूस करवा देगा। तो इस वजह से उन दोनों में एक इंटरेक्शन होगी, जिस इंटरेक्शन को हम बोल रहे हैं क्या, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, या फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। तो इस पे जो इंटरेक्शनल एनर्जी जो होती है ये होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द r⁶। आगे हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक तरीके का स्पेशल केस होता है, किसका, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का। इस वाले का एक स्पेशल केस होता है, ठीक है। और ये जनरली पाया कहाँ पर जाता है, जो हाईली पोलर होते हैं। अभी पोलैरिटी कैसे करके आता है, ये आता है जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है और उसके साथ कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर लगा हुआ रहता है, तो इस केसेस में जो है वो उसका पोलैरिटी बहुत ज़्यादा होता है। और तो कहाँ पर होता है ना, ये जनरली ये तीन मॉलिक्यूल्स में हमें नज़र आता है, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में नज़र आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में नज़र आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच नज़र आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये देखिए, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन मौजूद है, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस वजह से डेल्टा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आता है, इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी अपनी ओर आता है। तो इसी वजह से जो है इस वाले HF से जो ये H है, H में जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इसके बीच में एक इंटरेक्शन करेगा। इसी इंटरेक्शन को हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो इस वाले इसको डिस्कस करने के बाद में हमें एक चीज़ ये पता चला कि यहाँ पर दो चीज़ें डिसाइड करती है कि मैटर का स्टेट कैसा होगा, मतलब ये सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा या फिर गैस में होगा। वो कौन सा दो फैक्टर है, पहला है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दूसरा है थर्मल एनर्जी। तो ये भी होने के बाद ये दोनों को हम जो है डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे कि किस तरीके से और अच्छे से इसको मैंने डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे कि कैसे कोई सॉलिड बनता है, कोई लिक्विड बनता है या फिर कैसे कोई गैस बनता है। तो आप यहाँ पे नीचे देखिए, इस वाले H2O पे हम यहाँ पर H2O के एग्जांपल लिए हैं। तो H2O को जब हम उसका प्रेशर को 1 atm रखते हैं और उसका टेम्परेचर को -5 डिग्री सेल्सियस पे रहते हैं, मतलब -5 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है, टेम्परेचर बहुत कम है।
मतलब जो उसकी थर्मल एनर्जी जो है बहुत ही कम है, उसका टेम्परेचर बहुत कम होने की वजह से अब क्या है, उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है, मतलब इंटरेक्शन जो है, अट्रैक्शन जो है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो डोमिनेट कर जाता है। थर्मल एनर्जी से इंटरमोलिकुलर फोर्स डोमिनेट कर जाता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, मतलब ये जो H2O है ये H2O सॉलिड फॉर्म में बन जाता है। इंटरेक्शन की मैंने अट्रैक्शन की वजह से आपस की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और इसी वजह से ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब क्या ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स जब डोमिनेट करे थर्मल एनर्जी पर तब उस केसेस में क्या बनता है, वो सॉलिड स्टेट में होता है। अब आगे हम देखते हैं, जब हम प्रेशर हम 1 atm ले लेते हैं लेकिन उसका टेम्परेचर कुछ हम बढ़ा देते हैं, 15 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देते हैं, तो इस केसेस में देखिए यहाँ पर जो थर्मल एनर्जी और इंटरमोलिकुलर फोर्स है ये आपस में अभी क्या है, इक्वल है। तो अब इक्वल होने की वजह से ना ही ये बहुत ज़्यादा दूर भाग पाएंगे और ये ना ही बहुत ज़्यादा पास में अट्रैक्ट हो पाएंगे। तो इस वजह से जो है ये इसका स्टेट क्या होता है, ये लिक्विड स्टेट में होता है। अभी थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, जो प्रेशर 1 atm पर हो लेकिन हम उसके टेम्परेचर को अब क्या कर रहे हैं, 110 डिग्री सेल्सियस पर बढ़ा दे रहे हैं। तो इस केसेस पर अभी थर्मल एनर्जी, जो इससे पहले भी पढ़े थे कि थर्मल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ा मतलब थर्मल एनर्जी जो है बढ़ेगा। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स में से ये जो थर्मल एनर्जी है, ये थर्मल एनर्जी क्या कर जाएगा, ये डोमिनेट कर जाएगा। तो थर्मल एनर्जी जब डोमिनेट करेगा तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है, उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागने लगेंगे। तो दूर दूर भागेंगे इसका मतलब वो कौन से स्टेट पर एग्जिस्ट करेगा, वो एग्जिस्ट करेंगे गैसेस स्टेट पर। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ, तो आगे देखिए, इस तरीके से जो है एक गैसेस स्टेट जो है उन्हें बनता है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो ये देखिए गैस, तो गैस के भी अपने कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे अभी गैस क्या है, सीजलेज मोशन, मतलब एनी टाइम जो है रेंडमली वो मोशन में ही रहते हैं, इधर उधर जो है भटकते रहते हैं वो। तो ये एक उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। और उसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है गैसेस में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू द सॉलिड के और लिक्विड के। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे, आइडियल गैसेस के टर्म पे और रियल गैसेस के टर्म पे। तो देखिए, आइडियल गैस को हम परफेक्ट गैस भी कहते हैं और जो रियल गैसेस होता है इसको वंडरफुल गैसेस भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करके पढ़ते हैं कि देखिए, जो आइडियल गैस होता है, अभी आइडियल गैस में इंटरेक्शन जीरो होता है। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके का अट्रैक्शन नहीं होती है, ठीक है। मतलब ना ही मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन होता है और ना ही इसमें किसी तरीके का रिपल्शन होता है। तो इसको हम आइडियल गैसेस बोलते हैं। लेकिन रियल गैसेस में जब आते हैं, यहाँ पर इंटरेक्शन जीरो नहीं होता है, इस पर रियल गैसेस पे अट्रैक्शन भी होती है और रिपल्शन भी होती है। अब आइडियल गैसेस पे जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जीरो होता है क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का इंटरेक्शन होता नहीं है। तो अब इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन जब हम रियल गैसेस पर आते हैं, रियल गैसेस पर इंटरेक्शन होती है, ठीक है। तो इसी वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो नहीं होती है, इस पर भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो टोटल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या है, जीरो है, क्योंकि इंटरेक्शन जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी है वो इज इक्वल्स टू है काइनेटिक एनर्जी की। लेकिन जब हम रियल गैसेस पे आते हैं, यहाँ पर देखिए टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है जीरो नहीं है, ठीक है। अब आगे आते हैं इस वाले पे, जो आइडियल गैस होता है, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ जो गैस होता है, मैंने गैस का जो वॉल्यूम होता है वही कंटेनर का भी वॉल्यूम होता है। लेकिन वॉल्यूम ऑफ गैसेस में, सॉरी, जो रियल गैसेस में वॉल्यूम ऑफ गैस इज नॉट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, क्योंकि
अभी जैसे बताया कि इस पर कुछ अट्रैक्शन या फिर कुछ जो रिपल्शन होते हैं, तो इस वजह से जो उसके मॉलिक्यूल्स में भी क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट मैंने एक जगह पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ गैस कभी भी इक्वल नहीं होता वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के। इस कौन से फॉर्म पे, रियल गैस के फॉर्म पे, ठीक है। तो आगे जो हम गैस लो पढ़ने वाले हैं, मतलब जो कि आइडियल गैस के लिए जितने सारे भी गैस लो उसको एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव किया गया है, उसको पढ़ने से पहले हम कुछ वेरिएबल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए 4 वेरिएबल को हम डिस्कस करेंगे, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स, जो मास हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेशर के बारे में। तो प्रेशर हम किसे कहते हैं कि मान लीजिए कोई एक सिलेंडर हुआ इस तरीके से, उस सिलेंडर में नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स मैंने गैसेस के जो भी पार्टिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, और ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, एनी टाइम रेंडमली मूव करते रहते हैं। तो इस तरीके की जब ये मूवमेंट करेंगी, तो इस मूवमेंट करने पर इस वाले पार्टिकुलर जगह पे फोर्स लगाएंगे। ये फोर्स जो लगा रहे हैं इस एरिया पर, इस यूनिट एरिया पर, इसी को हम कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं प्रेशर। मतलब प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, मतलब किसी एक यूनिट एरिया पर जितना फोर्स लगाया जा रहा है वही होता है क्या, प्रेशर। तो प्रेशर को जो हम हमेशा डिफाइन करते हैं गैसेस स्टेट में, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन करते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू का फॉर्मूला हो जाता है रो जी एच, ठीक है। तो बस एक मिनट, हाँ वेट सॉरी, तो वो जो है प्रेशर था। तो प्रेशर के कुछ जो मतलब उसके जो यूनिट होते हैं, वो यूनिट को हम कुछ याद रखेंगे। तो प्रेशर की जो यूनिट्स होती है, जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला है P इक्वल्स टू F/A। तो इसका जानते हैं फोर्स का क्या होता है, फोर्स का होता है न्यूटन, और एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो इस वजह से जो है हम बता पाएंगे इसका यूनिट जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और एक जो हमारा एक मिनट मैं इसको मिटा देता हूँ, और एक जिसका यूनिट होता है उसका यूनिट होता है क्या, उसका यूनिट होता है पास्कल। ये यूनिट्स को याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में इस तरीके के ही सवाल पूछे जाते हैं। ये होता है पास्कल। और हम अगर डिफाइन करें 1 ATM इज इक्वल्स टू 101325, ये पास्कल होता है, ये इतना पास्कल होता है। लेकिन इसी को जब हम किलो पास्कल में लिखेंगे कितना हो जाएगा 101.325 किलो पास्कल। सॉरी गाइस, अभी जो है मेरे पास अभी प्रेजेंट में उस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं है, मतलब जो राइटिंग पैड होती है वो पेड भी नहीं है। तो इसी वजह से मैं मोबाइल के फ़ोन में लिख रहा हूँ फिंगर से, तो जिस वजह से ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो आगे हम कुछ दिनों में इससे जो है मैनेज कर लेंगे, और मे बी इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाएगा। तो ये देखें, तो 1 ATM इक्वल्स टू 101.325 पास्कल, और इसी को जब हम किलो पास्कल में चेंज करेंगे 101.325 किलो पास्कल, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करने वाले थे किसके बारे में, वेट ए मोमेंट गाइस। आगे हम बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम हम दो गैसेस के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, एक आइडियल गैसेस के बारे में, एक रियल गैसेस के बारे में। तो आइडियल गैसेस में क्या होता है कि सॉरी गाइज, एक्चुअली मुझे इस वाले ऐप का बहुत अच्छे से नॉलेज है नहीं, तो आगे वाले जो है
स्लाइड भी चल गया, मतलब स्लाइड भी जो है हट गया यहाँ से। तो इसी वजह से मैंने आज का लेक्चर हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आगे जो लेक्चर होगा वो लेक्चर को मैं वहीं से कंटिन्यू करेंगे। मतलब आज जो है हम एक ही वेरिएबल के बारे में पढ़ें, क्या, प्रेशर के बारे में पढ़ें, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, वॉल्यूम के बारे में, दूसरा नंबर ऑफ मोल्स के बारे में, नंबर ऑफ मोल्स के बारे में, और पढ़ेंगे किसके बारे में, टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। तो आगे के जो लेक्चर होगा हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके गाइज, आज का लेक्चर हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। और उससे पहले कि आप जो है अपने दोस्तों को भी बताएं कि जो है मैं यहाँ पर जो सिलेबस वाइज पेपर 2 के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं अभी यहाँ पर लेक्चर ला रहा हूँ। और आप जो है मुझे सपोर्ट भी करें ताकि जो मेरा भी मोटिवेशन बना रहे लेक्चर्स को बनाने को लेकर के। तो ओके गाइज, आज के लेक्चर में यहाँ पर समाप्त करते हैं।